हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम महिला सुपरवाइजर का बेसिक तथा उससे संबंधित 50 क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। तो चलिए बेसिक देखते हैं। भारत सरकार महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबश्री चौधरी। तथा हरियाणा सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? कमलेश ढांडा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसकी स्थापना बताइए कब हुई थी? ये 1985 में स्थापित हुआ था। उद्देश्य, महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए इस विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रखा गया। और यह नाम इसका कब रखा गया था? 30 जनवरी 2006 को। आंगनबाड़ी योजना, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों और उनकी मां को कुपोषण से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी योजना को आरंभ किया गया है। आप ICDS की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और यह भी याद रखिएगा, आंगनबाड़ी योजना कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे देखिए, और इसे लॉन्च कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2015 को। आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र वह स्थान होता है जहां पर बच्चे और महिलाओं को घर जैसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनको किसी प्रकार का संकोच ना रहे। और आंगनबाड़ी को आंगन आश्रय तथा छोटे बच्चों का पूर्व प्राथमिक विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नंदघर भी कहकर संबोधित किया है। जॉन लॉक के अनुसार शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना गया है, इसलिए जो इन्हें इस उम्र में सिखाया जाएगा वो हमेशा इन्हें याद रहेगा। आगे देखते हैं, योजना संचालित करने वाले प्रमुख पद कौन कौन से हैं? सबसे पहले है CDPO, बाल विकास परियोजना अधिकारी। इसे ही क्या कहते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। उसके बाद आता है सुपरवाइजर, जिस एग्जाम की आप अभी तैयारी कर रहे हैं। फिर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और उसके नीचे है आंगनबाड़ी सहायिका। अब हम CDPO के बारे में देखते हैं। ये क्या है? एक सरकारी और राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित किसे कहते हैं? गेजेटेड ऑफिसर। परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? CDPO की। इसके अधीन ही क्या आते हैं? सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर देखते हैं सुपरवाइजर। यह भी एक सरकारी पद है और महत्वपूर्ण पद भी है। आंगनबाड़ी कर्मी व आंगनबाड़ी सहायिका इसके अधीन होते हैं। प्रत्येक सुपरवाइजर के अधीन 20 से 40 आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं। कितने केंद्र आते हैं? 20 से 40 आंगनबाड़ी केंद्र प्रत्येक सुपरवाइजर के अंदर आते हैं। प्रत्येक केंद्र पर जाकर योजना को संचालित करना सुपरवाइजर का काम होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। आंगनबाड़ी की संपूर्ण जिम्मेवारी किस पर होती है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर। और यह एक ऐसा पद है, संविदा आधारित पद है। आंगनबाड़ी सहायिका इसके अधीन होती है। इसका कार्य क्या है? बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, महिलाओं को उचित परामर्श व सहायता प्रदान करना और इन्हें सरकार द्वारा प्रदान की गई योजना के बारे में पूरी जानकारी देना व लाभ प्राप्त करवाना है। सरकार द्वारा समय समय पर इनके मानदेय में वृद्धि होती है। इसके बाद देखते हैं आंगनबाड़ी सहायिका। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सहायता करती है, बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर लाती है और उन्हें वापस घर छोड़कर आती है। यह पद भी कैसा है? संविदा आधारित है और इनके वेतन में भी प्रतिमाह वृद्धि होती रहती है। अब देखते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भारत में बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा भी उपलब्ध करवाते हैं। कैसे शिक्षा देते हैं? ये स्कूल से जो पहले की शिक्षा है वो इनमें दी जाती है। पूरे भारत में 13 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं। आंगनबाड़ी में बच्चों व महिलाओं को मिलने वाले लाभ देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, प्रतिदिन यहाँ रुपए दिए जाते हैं। किस किस को? बच्चे को, गर्भवती महिला को और कुपोषित बच्चे को। सबसे पहले देखते हैं बच्चे को कितने रुपए मिलते हैं? प्रतिदिन 6 रुपए। फिर गर्भवती महिला को 7 रुपए और कुपोषित बच्चे को 9 रुपए मिलते हैं। उसके बाद प्रतिदिन मिलने वाला प्रोटीन देखिए, बच्चे को कितना मिलता है? 12 से 15 ग्राम और गर्भवती महिला को 18 से 20 ग्राम, कुपोषित बच्चे को 20 से 25 ग्राम। फिर कैलोरी देखिए, बच्चे को कितनी मिलती है? 500 कैलोरी और महिला को, गर्भवती महिला है जो, उसको 600 कैलोरी और कुपोषित बच्चा है उसको ज्यादा ही आवश्यकता होगी तो 800 कैलोरी मिलती है। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा।
आंगनवाड़ी में वजन देखिए, 0 से 3 वर्ष की उम्र के बच्चों का महीने में एक बार वजन किया जाता है और 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों का 3 महीने में एक बार, और जो कुपोषण से प्रभावित बच्चा है उसका हर महीने वजन किया जाता है और एक चार्ट भी तैयार किया जाता है जिसमें वजन की कमी और वृद्धि दर्शाई जाती है। इस तरह हमने हमारा आज का बेसिक देख लिया है, तो अब हम हमारे 50 क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना जो एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को। मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? जननी सुरक्षा योजना। पहले क्वेश्चन में भी हमने यही पढ़ा था, कब शुरू की गई थी? 2005 में। अब देखिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब हुआ? ये हुआ 2013 में। अगला देखते हैं, हरियाणा में सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्र किस जिले में शुरू किए गए थे? ये किए गए थे सोनीपत में। कौन से जिले में सबसे पहले शुरू किए गए? सोनीपत में। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम बताइए। ये किया गया 1985 में। बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? समन्वित कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1992 में। आगे देखते हैं, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई और कल्याण विस्तार योजना कब शुरू की गई? 1954 में। यानी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के 1 साल बाद ही क्या कर दी गई? कल्याण विस्तार योजना। परिवार एवं बाल कल्याण योजना ये 1967 में आरंभ की गई। 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता ही होती है, हम जानते हैं। तो कितनी कैलोरी की? 3000 से 3400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए आप, किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B1 की कमी से। इसके बाद देखिए विटामिन B12 है जो, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तहीनता। एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? युवा पुरुष को होती है 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2005 में। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, पीछे हमने क्या किया था? वो जननी सुरक्षा योजना थी जो 2005 में की गई थी, और ये क्या है? कार्यक्रम है जो 2011 में शुरू किया गया। 33% मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? कुपोषण। वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2015 में कौन सी स्कीम चलाई गई? उज्ज्वला। तो उज्ज्वला स्कीम कब चलाई गई? ये 2016 में। और किस उद्देश्य से थी ये स्कीम? वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष आरंभ की गई? ये 2015 में। और कहां से आरंभ की गई थी? ये हरियाणा के पानीपत जिले से आरंभ की गई थी। डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है? तो इसका आंसर भी हमारा यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो 2015 में शुरू की गई। आगे देखते हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो ये है एकीकृत बाल विकास सेवा। नेक्स्ट देखिए, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत दिया गया? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। और यह कब आरंभ किया गया था? 2011 में। हमने पीछे पढ़ा था अभी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल सेवा है जिससे सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवारों के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश दिया जाता है? तो ये कौन सा है? ये है किलकारी। आगे देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? ये योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो किसके द्वारा चलाई जा रही है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। आगे देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए कौन सी पहल है? तो वो पहल है कायाकल्प। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सशस्त्रीकरण के लिए नारी पुरस्कार, बताइए नारी पुरस्कार कब आरंभ किया गया? ये किया गया 2017 से। बालिका समृद्धि योजना
1997 में प्रारंभ की गई। कब की गई? 1997 में। असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को 1957 में प्रारंभ किया गया? तो ये योजना थी बाल पुरस्कार योजना। कब शुरू की गई? ये 1957 में। सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस योजना को 1997 में प्रारंभ किया गया? ये कौन सी योजना थी? प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने के लिए कौन सी योजना 2000 में प्रारंभ की गई? ये थी किशोरी शक्ति योजना। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, किशोरी की उम्र कितनी होती है? 11 से 18 वर्ष। तो ये आपको हिंट यहाँ दिया हुआ है। आगे देखिए, भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना भाग्यश्री बाल कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? ये की गई 1985 में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरीकरण योजना, कौन सी योजना? राजीव गांधी किशोरीकरण योजना, जिसे क्या कहा जाता है? सबला भी कहा जाता है। ये कब आरंभ की गई? ये 2010 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5000 रुपए प्रति वर्ष 5 साल तक दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे लाडली योजना के अंतर्गत। 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य एवं पोषणाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा समेकित बाल विकास सेवाएं योजना। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य है? बताइए, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सुधार की योजना कौन सी है? समेकित बाल विकास योजनाएं। अगला देखते हैं, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषणाहार एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने और उन्हें गृह आधारित व्यवसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने व उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से कौन सी योजना है? किशोरी शक्ति योजना। यह हमने पीछे भी देखा था, तो यह हमारा क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया गया है? तो ये योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर किस योजना का आरंभ किया गया? सुकन्या समृद्धि खाता योजना। यानी 2015 को जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई, उसी दौरान ये योजना भी शुरू की गई थी। घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने और लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से 2015 में बताइए कौन सी योजना थी? तो ये योजना थी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। किस योजना के तहत 1500 रुपए की सहायता अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु दी जाएगी? तो ये है जननी सुरक्षा योजना, जो बताइए कब आरंभ की गई? 2005 में। निम्नलिखित में से किस कारण समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? तो उसका कारण क्या होता है? जब एक निषेचित अंडे का 2 भागों में विभाजन हो जाए और दोनों भाग अलग अलग हो जाए तो क्या होता है? समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। गर्भवती स्त्रियों में सामान्य ब्लड ग्रुप की जांच के अलावा रक्त के एक और तत्व की जांच की जाती है जो बहुत आवश्यक है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है RH कारक जांच। क्या कहा जाता है उसे? RH कारक जांच। गर्भावस्था में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से किस संरचना के द्वारा पोषक तत्व मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा पोषक तत्व मिलता है। लिंगी जनन में अलिंगी जनन की स्थानापन्नता को क्या कहा जाता है? अपोमिक्सिस। क्या कहा जाता है? इसे आप याद रखिएगा। मनुष्य में लिंग संघलन लक्षणों की वंशागति मुख्यतः किससे होती है? ये होती है X गुणसूत्र से। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये वंशानुगत होती है और स्कर्वी और दूरदृष्टि बीमारी वंशानुगत नहीं है। हीमोफीलिया में क्या होता है? इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। कौन सा रोग संक्रामक है? जो मलेरिया है वो संक्रामक है और मधुमेह हाइपरटेंशन और क्वाशर कोर संक्रामक नहीं है।
आप हमें बताइए कवासर रोग किस वजह से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। दमा श्वास रोग है, निम्नलिखित में से कौन इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन। हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 50वां क्वेश्चन देखिए, पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? दूषित जल और खाद्य पदार्थ के द्वारा। हमारी आज के 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।